हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 50 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, बात करने वाले हैं किसकी, इन्वायरमेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स की। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट कन्वेंशंस हैं और प्रोटोकॉल्स हैं, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए। इन इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में और प्रोटोकॉल्स के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे, यानी कि संक्षिप्त में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी, यानी कि निम्न में से कौन सा सही कालक्रम है। इस तरह का फ्रेंड्स क्वेश्चन डेट से रिलेटेड, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे आज की इस वीडियो से, और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन भी कवर होंगे थीम्स से रिलेटेड, डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो भी आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में हमने जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड 15 MCQs को कवर किया है। जहाँ पर आज का हमारा पहला पॉइंट है रामसर कन्वेंशन। इसे जाना जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि पर सम्मेलन है रामसर कन्वेंशन। इसका नाम पड़ा था, ईरान में एक सिटी है रामसर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन, और इस पर साइन किए गए थे 1971 में। और कब लागू हुआ? 1975 में। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, विच इज़ द रिसेंटली अनाउंस्ड वेटलैंड इन इंडिया। रिसेंटली अनाउंस जो वेटलैंड इंडिया में किया गया है वो है TSO कर, जो कि लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट में है। और कब अनाउंस किया गया है इसे इंडिया में वेटलैंड? 17 नवंबर 2020 को। इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और एज ऑफ दिसंबर 2020 कितने रिकग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं इंडिया में? 42। नेक्स्ट है थीम, हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। 2021 का थीम रहा वेटलैंड्स एंड वाटर, और 2020 का क्या थीम था? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ये थीम थे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के 2021 का और 2020 का। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिससे इनफॉर्मली जाना जाता है किस नाम से? बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से, जो कि एक क्या है? मल्टीलैटरल ट्रीटी है, यानी कि एक बहुपक्षीय संधि है आप कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ शामिल होती हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स शामिल होती हैं। और ये कन्वेंशन है कंजर्वेशन के लिए, यानी कि बचाने के लिए, संरक्षण के लिए किसका? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, यानी कि जैविक विविधता का। इन शॉर्ट आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह सकते हैं सिंपल भाषा में। जो भी अलग अलग तरह की लाइफ पाई जाती है अर्थ पर, वो क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, स्पीसीज इंक्लूड हैं ब्लू वेल्स, वाइट टेल्ड डियर, वाइट पाइन ट्रीज, सनफ्लावर्स एंड माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, यानी कि जिनको आप अपनी नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों के साथ नहीं देख सकते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया इसमें शामिल हैं, जिनको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। ये एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कन्वेंशन ओपन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में। कहाँ पर हुआ था अर्थ समिट? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के, 5 जून 1992 को। और कब लागू हुआ? 29 दिसंबर 1993 को। ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था इसका? 22 मई 1992 को। साइंड हुआ 5 जून 1992 से 4 जून 1993 के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए। देन कब लागू हुआ? 29 दिसंबर 1993 को। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके करंट एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? वो हैं एलिजाबेथ मरुमा रेमा। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की करंट एक्टिंग एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। कब से है इस पोस्ट पर? 1 दिसंबर 2019 से। देन उसके बाद 2010 ईयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इसे 22 मई को। और थीम क्या है 2020 का? आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस नेचर में हैं, प्रकृति में हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है, और पहली कब हुई थी? 1994 में हुई थी, मतलब कि 3 साल बाद हुई थी। और उसके बाद से हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की।
1994 में COP1 हुआ था। फर्स्ट ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पार्टीज कन्वेंशन के लिए हुई थी नवंबर में दिसंबर 1994 में बाहामास के नसाउ में। इसके बाद 2021 में COP15 होगी। पहले ये 2020 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक अब ये 2021 में होगी चाइना के कनमिंग में। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। किसके अंडर? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर। सबसे पहले है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस पर है? बायोसेफ्टी पर है, जिसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। बायोसेफ्टी का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल इंसिडेंट्स से। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कब किया गया था? अपनाया गया था जनवरी 2000 में। और कब ये लागू हुआ, कब फोर्स में आया? 11 सितंबर 2003 से। और सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल किस पर है? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज रेफर करता है किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को, यानी कि जैविक सामग्री को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें क्या शामिल होता है? जीन्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट वेराइटीज़, एनिमल ब्रीड्स एट्सेट्रा। ये सभी जेनेटिक रिसोर्सेज में शामिल हैं। और नागोया प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 2010 में जापान के नागोया में। और कब फोर्स में आया? 12 अक्टूबर 2014 को। देन उसके बाद नंबर 3 पर है वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन किसके लिए है? ये प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर की, यानी कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन पर सहमति हुई थी वियना कॉन्फ्रेंस में 1985 में। और कब फोर्स में आया? 1988 में। देन उसके बाद वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर क्या है? एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, साइंड हुआ था 1985 में। और जो क्या प्रोवाइड करता है कि रिड्यूस किया जाना चाहिए किसका? प्रोडक्शन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन करता है किसके? डिस्ट्रक्शन में? ओजोन लेयर की। और जिसका रिजल्ट क्या रहता है? इंक्रीज होता है किसका खतरा? स्किन कैंसर का। इन शॉर्ट, अगर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है तो इससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। और इसे वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी जाना जाता है। और इसका थीम क्या है? 2020 का ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है 2020 में वर्ल्ड कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया 35th एनिवर्सरी वियना कन्वेंशन की। नंबर 4 पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, जिसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिज़ाइन की गई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हस्ताक्षर किए गए थे 26 अगस्त 1987 को और लागू हुआ 26 अगस्त 1989 को। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है। हैज़ इंडिया साइंड दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इंडिया एक सिग्नेटरी कंट्री बन गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 1992 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 9 रिवीजन्स हुए हैं, यानी कि 9 संशोधन हुए हैं। 1990 में लंदन, 1991 नैरोबी, 1992 में कोपेनहेगन, 1993 में बैंकॉक, 1995 में वियना, 1997 मॉन्ट्रियल, 1998 में ऑस्ट्रेलिया, 1999 में बीजिंग और 2016 में किगली। ये 9 संशोधन हुए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। नंबर 5 पर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को और लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई होता है कितनी? 6 ग्रीन हाउस गैसेस पर। एनेक्स्चर ए में कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक रहा और सेकंड कमिटमेंट पीरियड रहा 2012 से 2020 तक। उसके बाद नंबर 6 पर चलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC। UNFCCC क्या है? एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंज को, यानी कि जलवायु परिवर्तन को।
इसका एम क्या है, कंट्रोल करना किसके एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, उत्सर्जन को, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। इस कन्वेंशन को अपनाया गया था 9 मई 1992 को। ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 4 जून 1992 को। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए। इन शॉर्ट अर्थ समिट में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और कब से इफेक्टिव हुआ, UNFCCC 21 मार्च 1994 से। और पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 1972 में हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन UNFCCC से इस तरह से बनता है कि हाउ मेनी सिग्नेटरी पार्टीज आर देयर ऑफ द एग्रीमेंट। सिग्नेटरी पार्टीज़ हैं कितनी एज ऑफ 2020 तक UNFCCC की 197 सिग्नेटरी पार्टीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इंडिया अ सिग्नेटरी। यस, इंडिया सिग्नेटरी पार्टी है, बट इंडिया ने रेटिफाइड किया था 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था UNFCCC के कौन से सेशन में, थर्ड सेशन में अपनाया गया था, कब, 1997 में। और अनदर इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है किसके अंडर, UNFCCC के अंडर, कौन सा है, पेरिस एग्रीमेंट। इन शॉर्ट COP21, जिसका एम क्या है, रिड्यूस करना और मिटिगेट करना ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को। नेक्स्ट पॉइंट, UNFCCC के लिए 25 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अभी तक हो चुकी है 1994 से। UNFCCC COP1 हुआ था बर्लिन में 1985 में। और UNFCCC COP26 होगा 2021 में ग्लासगो में, किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर, यूनाइटेड किंगडम की। 7th पॉइंट पर है रियो समिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, इको 92 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में 3 जून से लेकर 14 जून के बीच 1992 में। और रियो समिट के इम्पॉर्टेंट आउटकम्स कौन से हैं, यानी कि महत्वपूर्ण परिणाम हैं, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इसके बाद कन्वेंशंस जो ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए रियो समिट में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। ये कन्वेंशंस ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट 1992 में। इसके अलावा अर्थ समिट 3 बार हो चुकी हैं। नंबर 1 अर्थ समिट 1992 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। सेकंड अर्थ समिट हुआ था 2002 में। वर्ल्ड समिट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। नंबर 3 अर्थ समिट हुआ था 2012 में। यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, जिसे रियो 2012 के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये समिट हुआ था, कौन सा, अर्थ समिट 2012। इसके बाद नंबर 8 पर है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिज़ाइन की गई थी रिड्यूस करने के लिए मूवमेंट्स को, यानी कि ट्रांसफ़र को, किसके, हैज़र्डस वेस्ट के नेशंस के बीच में। कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 21 मार्च 1989 को और लागू हुआ 5 मई 1992 को। बेसल कन्वेंशन का एम क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, जहाँ पर लाना है उपायों को, मेजर्स को, कंट्रोल करने के लिए हैज़र्डस और अदर वेस्ट डिस्पोजल्स को। बेसल कन्वेंशन में शामिल वेस्ट हैं पेस्टिसाइड्स, अदर गार्डन केमिकल्स, पेंट, थिनर्स, बैटरीज, क्लीनर्स, बायोमेडिकल, जिसमें शामिल है ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, नीडल्स, सिरिंजेस, ब्रोकन ग्लास और हेल्थ केयर वेस्ट बेसल कन्वेंशन में शामिल है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, बेसल कन्वेंशन से जुड़ा है, क्या इंडिया मेंबर है बेसल कन्वेंशन का। यस, इंडिया मेंबर है बेसल कन्वेंशन का, जिसने रेटिफाइड किया था कन्वेंशन को जून 1992 में और लागू हुआ 22 सितंबर 1992 को। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया था हैज़र्डस और अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 को। न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को भी लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को भी लाया गया था, जिसने रिप्लेस किया था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स
2011 को। नंबर 9 पर है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। मीनामाता कन्वेंशन किस पर है? मर्क्यूरी पर है, जो कि एक केमिकल एलिमेंट है। इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। किससे? एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित या फिर मानव निर्मित जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उससे प्रोटेक्ट करना है, और रिलीज़ होता है मर्क्यूरी का, उससे प्रोटेक्ट करना है। कन्वेंशन साइन हुआ था 2013 में और लागू हुआ 2017 में। और इंडिया पार्टी है मीनामाता कन्वेंशन की, जिसने रेटिफाइड किया था इसे 2018 में, और 93rd पार्टी थी इंडिया मीनामाता कन्वेंशन की। फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस कन्वेंशन की जिनेवा में 2017 में। इसके अलावा मर्क्यूरी एक नेचुरली यानी कि एक प्राकृतिक हैवी मेटल है, जो कहाँ पर पाया जाता है? एयर में, हवा में, सोयल में, मिट्टी में और पानी में। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट WHO के अनुसार मर्क्यूरी उन टॉप 10 केमिकल्स में से एक है जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, यानी कि पब्लिक हेल्थ के लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट में मर्क्यूरी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में नेचुरल प्रोसेसेस से, जिसमें रॉक्स शामिल हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, जियोथर्मल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स एट्सेट्रा इसमें शामिल हैं, जहाँ से मर्क्यूरी रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। ये सभी क्या है? नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यानी कि प्राकृतिक प्रोसेस है जहाँ से मर्क्यूरी रिलीज़ होता है, जहाँ पर नेचुरल प्रोसेसेस के साथ साथ मर्क्यूरी रिलीज़ होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी। नेक्स्ट है नंबर 10 पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है किसके अंदर? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। किसके लिए है? क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए है, यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए है, एडेप्टेशन के लिए है, उसको अनुकूल बनाने के लिए है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है पेरिस एग्रीमेंट। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 2016 में, और मार्च 2021 तक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 191 मेंबर्स हैं जो पार्टीज़ हैं इस एग्रीमेंट की। नंबर 11 पर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अधिनियम है, एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर भोपाल डिज़ास्टर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था, अधिनियमित किया था। किस आर्टिकल के अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के अंडर, और पास हुआ था ये मार्च 1986 में। और कब फोर्स में आया? 19 नवंबर 1986 को। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कितने सेक्शंस हैं? 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं। पर्पस क्या है इस एक्ट का? लागू करना, इम्प्लीमेंट करना डिसीजंस को। किसके डिसीजंस को? किसके निर्णय को? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के डिसीजंस को। फ्रेंड्स ये थे 11 पॉइंट्स जिसको अभी हमने कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जो कि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के लिए। इनमें से आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑलरेडी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आप हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है पेपर 1 के लिए मई 2021 के लिए, उसके आप मॉक टेस्ट 40 को देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और भोपाल गैस ट्रेजेडी पर भी आपको ऑलरेडी वीडियोस चैनल पर मिल जाएगी, जिनको हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, वो वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं। देन इसके बाद हम MCQs को कवर कर लेते हैं, आज के इन पॉइंट्स से रिलेटेड हैं, जो कि नंबर 1 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी, यानी कि निम्न में से कौन सा सही कालक्रम है। नंबर 1 है क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 3 UNFCCC, नंबर 4 पेरिस एग्रीमेंट, नंबर 5 है मीनामाता कन्वेंशन। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग 2nd, 3rd, 1st, 5th और 4th ये करेक्ट कोड है, जहाँ पर सबसे पहले 2nd पर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में, तो सबसे पहले आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देन उसके बाद UNFCCC 1992,
में इसे अपनाया गया था। इसके बाद नंबर 1 आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे 1997 में अपनाया गया था। देन उसके बाद नंबर 5 मिनामाता कन्वेंशन 2013 में साइन हुआ था। और लास्ट में आएगा पेरिस एग्रीमेंट नंबर 4, जिस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड हुआ कोड डी। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज किगली अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट है, संशोधन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है एज ऑफ दिसंबर 2020 देयर आर डैश रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स इन इंडिया, यानी कि दिसंबर 2020 तक भारत में कितने मान्यता प्राप्त रामसर स्थल हैं। दिसंबर 2020 तक इंडिया में ऑप्शन सी 42 रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि इनमें से कौन ओजोन परत संरक्षण से जुड़े हैं। नंबर 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 2 क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 3 UNFCCC, नंबर 4 वियना कन्वेंशन। इनमें से जुड़े हैं ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के साथ ऑप्शन सी, यानी कि कोड सी। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट पर क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और फोर्थ पर वियना कन्वेंशन, ये दोनों जुड़े हैं ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, यानी कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है इसे 22 मई को, और 2020 का थीम क्या था, आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है 2021 का थीम बताना है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। थीम क्या था, ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड वाटर, और जबकि 2020 का क्या थीम था, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और इससे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 7 है एज ऑफ मार्च 2021 डैश मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आर पार्टीज टू द एग्रीमेंट, यानी कि मार्च 2021 तक UNFCCC के कितने सदस्य समझौते के पक्षकार हैं। इनमें से वो हैं ऑप्शन डी 191। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने खंड और अध्याय हैं। इसमें है ऑप्शन सी 26 सेक्शंस और 4 चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन दी UNFCCC, यानी कि इनमें से कौन सा UNFCCC के भीतर है। नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल, सेकंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड वियना कन्वेंशन, फोर्थ पेरिस एग्रीमेंट। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट आंसर बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पर क्या है क्योटो प्रोटोकॉल और फोर्थ पर है पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों किसके अंडर है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। नंबर 10th क्वेश्चन है मार्क द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट 1992। नंबर 1 रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, थर्ड बर्न कन्वेंशन, फोर्थ एजेंडा 21। कोड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इनमें से इम्पॉर्टेंट आउटकम्स हैं अर्थ समिट 1992 के, यानी कि करेक्ट कोड हुआ कोड बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये 3 इम्पॉर्टेंट आउटकम्स हैं अर्थ समिट 1992 के, जिनमें से नंबर 3 पर बर्न कन्वेंशन ये आउटकम नहीं है, परिणाम नहीं है किसका, अर्थ समिट 1992 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है विच गैस इज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, और इस गैस को आइसोसाइनेटो मीथेन, मिथाइल कार्बलमाइन और MIC के नाम से भी जाना जाता है। ये इस गैस के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद भोपाल डिज़ास्टर, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है, एक गैस लीक इंसिडेंट है जो हुआ था रात को 2 से 3 तारीख को दिसंबर की 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, इन शॉर्ट UCIL में, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट था मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इसे कंसीडर किया जाता है दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का असर 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर हुआ था। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है विच ऑफ दीज कन्वेंशन हैज़ नॉट बीन ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट 1992। इनमें से वो कन्वेंशन है जो ओपन नहीं हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट 1992 में, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, और बाकी के ऑप्शंस जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों कन्वेंशंस ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए, कहाँ पर, अर्थ समिट 1992 में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन वहाँ से जो भी आपको ग्रुप शो होगा जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप उस ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड अर्थ समिट टेक प्लेस, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ। नंबर 1 1992, नंबर 2 2012, नंबर 3 2002, नंबर 4 2014। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर है 1992 में हुआ था अर्थ समिट, नंबर 2 2012 में भी हुआ, और नंबर 3 2002 में भी हुआ, यानी कि सबसे पहले हुआ था 1992 में, देन उसके बाद हुआ था 2002 में, और थर्ड टाइम कब हुआ, 2012 में। और इनकरेक्ट ऑप्शन था इनमें से 2014 में अर्थ समिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मिटिगेट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, इनके निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर करने से संबंधित है। नंबर 1 वियना कन्वेंशन, सेकंड CBD, थर्ड क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 4 UNFCCC। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिटिगेट करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को, इनमें से जुड़ा है, यानी कि करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, और फोर्थ पर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जुड़े हैं स्थिर करने से किसको, ग्रीन हाउस गैसों को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड ओजोन डे 2020 का थीम आपको बताना है। इनमें से वो है ऑप्शन बी, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसे हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का थीम क्या था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट
कन्वेंशंस को और प्रोटोकॉल्स को। बाकी फ्रेंड्स आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।